जय हिंद दोस्तों। ज्ञानीडू में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। अभी जैसा कि सभी लोगों को पता ही है कि गवर्नर जनरल चल रहे थे और जिसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया था। भारत के गवर्नर जनरल हम लोगों के कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लोग आज देखेंगे भारत के वायसराय। देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 1858 का अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 का जब ये अधिनियम आएगा तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। ठीक है, तो वो भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन जैसे ये अधिनियम पारित होता है तो फिर भारत का जो प्रशासन था वो सीधे क्राउन के नियंत्रण में हो जाता है। अब ब्रिटिश कंपनी शासन नहीं करेगी, अब शासन करेगा वहाँ के राजा महारानी। तो इसलिए से वहाँ का फिर क्या बोला जाने लगा, फिर वहाँ से जो गवर्नर जनरल का पद था वो हो गया वायसराय का पद। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के वायसराय कैनिंग पहला, फिर से मैं और बता दूं कि भारत का पहला वायसराय अगर बोलेगा तो भी कैनिंग होगा, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो भी कैनिंग होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, 1857 का विद्रोह कैनिंग के इस समय हुआ था। 1857 का विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा था, 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो इसके समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो याद रखना है। कैनिंग के समय ये घटना घटी, 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय हुआ। और देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम भी कैनिंग के समय आया। तभी तो कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल से भारत का प्रथम वायसराय बना। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो ये घटना घटी, इसको इन्होंने क्या किया, जो जो विधवा हो जाती थी, जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, उनकी दूसरी शादी नहीं होती थी। तो 1856 का जो अधिनियम आया उसके धारा 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लाया था, कैनिंग ने लाया था। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या था इसका, 1858 का जो शासन अधिनियम आया कैनिंग के समय आया। 1857 की जो क्रांति हुई वो भी कैनिंग के समय हुई। अब एक था व्यपगत का सिद्धांत, मैंने बताया था व्यपगत का सिद्धांत क्या था, जो गोद लेने की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो उसको क्या किया पुनः, ये व्यपगत का जो सिद्धांत था उसको पुनः क्या किया, लागू कर दिया गया। मतलब कि जो पहले उत्तराधिकार गोद लेने पे पाबंदी था उसको पुनः क्या किया, चालू कर दिया गया। मतलब जो व्यपगत का सिद्धांत लगा के इस चीज़ को बंद किया गया था, व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। कैनिंग के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, आप लोग को पता है कि भारतीय दंड संहिता। ये भारतीय दंड संहिता क्या थी, अभी के डेट में हम लोग देखते थे कि आईपीसी की धारा इतना 78, तो 303, 307, तो ये क्या था, ये इसी ने लाया था। कैनिंग के समय की ये देन थी भारतीय दंड संहिता। और कैनिंग के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि 1857 में जो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में, कहाँ कहाँ, कोलकाता में, बम्बई में और मद्रास में। तो कैनिंग से संबंधित उसका कार्यकाल याद रखिएगा, 1856 से 1862 तक था। उसके समय महत्वपूर्ण घटनाएं ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही आता है। ठीक है, पूछ देगा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के समय भारत का वायसराय कौन था, कैनिंग था। ठीक है, दूसरा लॉर्ड मेयो। देखिए, लॉर्ड मेयो को हम लोग देखेंगे। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक का इसका कार्यकाल है। लॉर्ड मेयो के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि प्रथम जनगणना
देखिए क्वेश्चन दो पूछता है यहाँ, एक प्रथम जनगणना, एक नियमित जनगणना। तो ये जो है मेयो के समय में ये अनियमित जनगणना है, मतलब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था कि आज हुआ तो 5 साल के बाद होगा, या अभी तो 10 साल के बाद होता है। तो आज जैसे कि 2011 में हुआ है तो 21 में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो ये था अनियमित वाला, ये 72 में पहली बार हुआ। और जो मेयो था ये 1872 में ये अंडमान निकोबार गया था। तो वहाँ क्या हुआ कि एक अफ़गान था, शेर शेर नाम था उसका, एक अफ़गानी था, उसने क्या किया, उसका नाम था शेर अली। एक अफ़गानी था जो इसको क्या किया, चाकू घोंप करके हत्या कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र वायसराय कौन थी जिसकी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो। ठीक है। अब एक नेक्स्ट जो गवर्नर आए नॉर्थ ब्रुक, इसके समय एक ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। नॉर्थ ब्रुक का जो टाइम पीरियड था 1872 से लेकर 1876 के बीच हुआ था। इसके समय क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे ना, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, तो वो जो थे नॉर्थ ब्रुक के समय आए थे। इसके बाद का जो गवर्नर आएगा ना, लॉर्ड लिटन, बहुत खतरनाक गवर्नर था लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो हम लोग लॉर्ड लिटन को देखेंगे। लॉर्ड लिटन, देखिए नॉर्थ ब्रुक की जगह पे लॉर्ड लिटन आया था। और लॉर्ड लिटन जो था ना कि विदेश मंत्रालय, ब्रिटेन के लिए विदेश मंत्रालय में कार्य कर चुका था। और ये लिटन जो था, लिटन की जो नियुक्ति कर रहा था वहाँ का प्रधानमंत्री डिज़रायली था। ठीक है, और डिज़रायली ने क्या किया, लिटन की नियुक्ति किया। लिटन की नियुक्ति की गई। लिटन 1876 से 1880 तक यहाँ रहेगा। लिटन को यहाँ दो उद्देश्यों से भेजा गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी और राष्ट्र, हमने बताया था आपको, राष्ट्रवाद जो था उसका वो विकास की ओर जा रहा था, राष्ट्रवाद चरम पे आ रहा था। तो डिज़रायली ने लिटन को दो उद्देश्य से यहाँ भेजा था। पहला कि आप जाकर के राष्ट्रवाद का दमन करो, द्वितीय जो अफ़गानिस्तान में जो यूएसए अमेरिका, अफ़गानिस्तान में जो रसिया का जो प्रकोप बढ़ रहा था उसको समाप्त करना। तो लिटन का दो उद्देश्य से लिटन यहाँ आया था। लिटन यहाँ पे जब आया तो उसने सबसे पहले एक अधिनियम लगाया, राज उपाधि अधिनियम 1876। राज उपाधि अधिनियम क्या बोला, राज उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था, यहाँ का महारानी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को यहाँ का महारानी घोषित किया गया। तो 1876 में आएगा क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी कब घोषित किया गया, 1876 में, एकदम याद रखिएगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कैसर ए हिंद की उपाधि, तो सबको पता है कि महात्मा गांधी की उपाधि थी, लेकिन महात्मा गांधी से पहले ये विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को दिया जा चुका था केसर ए हिंद की उपाधि। और उस समय क्या था, 1876 से 78 तक जो था आपके भारत के दक्षिणी भारत और भारत का जो मध्य भाग था, यहाँ पर जो है ना आपका जो अकाल का जो है ना, अकाल बहुत भयानक अकाल आया हुआ था। और उस समय अकाल के विषय में आपकी जो यहाँ की महारानी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ में कोई भी सुधार कार्य या उस अकाल के प्रति सहानुभूति के तरह कोई भी कार्य नहीं किया। और वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर दिल्ली दरबार मना रहे थे। दिल्ली दरबार क्या था कि दिल्ली दरबार होता था कि भारतीय पैसे से, ठीक है, ये पैसा जो था भारतीय था, भारतीयों के पैसे से क्या किया जा रहा था, यहाँ पार्टियाँ चलाई जा रही थी। किस खुशी में, ये खुशी था कि यहाँ की जो महारानी है वो महारानी बन गई है यहाँ की विक्टोरिया। तो ये चीज़ का पार्टी था और यहाँ घोषणा हुआ था कि अब जो यहाँ के जो आपका प्रशासन होगा वो महारानी के अधीन होगा। तो इस चीज़ की घोषणा को लेकर के यहाँ दिल्ली दरबार चलाया गया। हालांकि 2-3 दिल्ली दरबार होंगे, ठीक है, तीन दिल्ली दरबार होगा। तो ये पहला दिल्ली दरबार था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में।
ठीक है। दूसरा कि 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, 1878 में। तो उस अकाल आयोग का जो गठन किया गया, तो वो कौन था? अकाल आयोग का जो अध्यक्ष था वो रिचर्ड एस्ट्रेची था। क्योंकि यहाँ हमने बताया आपको कि यहाँ अकाल था। इस अकाल में 90 लाख भारतीय, एक दो नहीं 90 लाख भारतीय मारे गए थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी कान में जू तक नहीं रेंगा था। ठीक है, ये था भाई शोषण। ये लोग शोषण, ऐसे शोषण कर रहे थे ब्रिटिश भारतीयों का, ये शोषण था। तो जब पूरा प्रेशर बनने लगा ब्रिटिशों पर, तो उन्होंने क्या किया, एक अकाल आयोग बनाया। और रिचर्ड एस्ट्रेची के आयोग में एक अकाल आयोग बनाया गया। ये बीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्री में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रिचर्ड एस्ट्रेची। रिचर्ड एस्ट्रेची जब अकाल आयोग का अध्यक्ष बना, जब उसने यहाँ की गहनता से इसकी जांच की, तो रिचर्ड एस्ट्रेची ने बताया, उसने बोला रिचर्ड एस्ट्रेची ने कि जो गरीब हैं उनको क्या, उनको भोजन की व्यवस्था की जाए, और जो सबल हैं, जो कार्य करने योग्य हैं, उनको कार्य की व्यवस्था दी जाए। ठीक है, रिचर्ड्स ने ये सारे पॉइंट बताया इनको कि ये आप काम कीजिए। तो फिर भी क्या हुआ, लिटन ने इस पे कोई गंभीरता से कोई कार्य नहीं किया। फिर आता है एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है, जो कि आप लोग सुने होंगे, 1878 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, या भारतीय समाचार पत्र क्या था? देखिए, उस समय जो था 650 से भी अधिक समाचार पत्र जो है वो क्षेत्रीय भाषा, लोकल भाषा, भारतीय भाषाओं में छापे जाते थे। और ये क्या करते थे, ये जो समाचार पत्र था, ये राष्ट्रवाद को उजागर करने के लिए ये कार्य कर रहे थे। वो बता रहे थे कि देखिए कैसे हमारे यहाँ अकाल था, कैसे हम लोग महामारी के चपेट में थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पार्टी मना रहे थे, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था, वो बता रहे थे इस समाचार पत्र से। तो लिटन ने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया, और लिटन ने सोचा कि ये जो है ना राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रवाद में लोगों को जोड़ रहा है। और क्यों ना हो, अगर कोई हमारे ही पैसे से हमारा शोषण करेगा तो हम, अच्छा आप लोग कोई, तो राष्ट्रवाद क्या है समझ रहे हैं आप? राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भौगोलिक परिदृश्य से ऊपर उठकर, यानी कि जाति, धर्म, इन चीज़ों से ऊपर उठ के जब राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, मतलब उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र चले, देशभक्ति चले, तो वो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र का विकास। तो ये हो रहा था यहाँ पर। तो क्या हुआ, तो लिटन ने क्या किया कि अब इस समाचार पत्र को कैसे रोका जाए, तो उसने क्या किया, एक अधिनियम लाया, भारत समाचार पत्र अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया कि जितने भी भारतीय भाषाओं में छपते थे, इसने नियम बना दिया कि यहाँ के जो भी समाचार पत्र छप रहे हैं, वो अगर छपेंगे, सबसे पहले उनका जो है छापने के लिए एक जमा राशि तय की गई कि इतना जमा राशि आप तय कीजिएगा तभी छाप चाहिएगा। दूसरा क्या किया गया कि मजिस्ट्रेट को बिना दिखाए आप कोई भी चीज़ नहीं छाप सकते, अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति होगी तो ही आप छाप पाइएगा। तीसरा था कि आप मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो है आप न्यायालय में नहीं जा सकते थे। ये सारी चीज़ें लागू कर दी गई। तो एक पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, जो आपका शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी, और इसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए रातों रात बंगाली से इंग्लिश में अपना पत्रिका को बदल दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस पत्रिका ने रातों रात बंगाली से इंग्लिश पत्रिका में बदल दिया था? शिशिर कुमार घोष की पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब लोग समझ लिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। ठीक है, अब ये तो हो गई। अब एक बात यहाँ हुई कि
आर्म्स एक्ट, ये 1878 का आर्म्स एक्ट था। ये क्या था कि आर्म्स एक्ट, क्योंकि भारतीय जो थे वो हथियार रखते थे। क्यों रखते थे? उनका रीज़न था कि यहाँ डाकू आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए हमें हथियार चाहिए। ठीक है, तो ये एक्ट था। लेकिन लिटन ने क्या किया, आर्म्स एक्ट लगा दिया कि किसी भी भारतीय को अगर हथियार रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जब कोई भारतीय लाइसेंस लेने जाता था तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता था। तो इस तरह क्या किया, आर्म्स एक्ट लागू करके हथियार को कम किया गया। क्यों कम किया गया? क्योंकि ये हथियार रखने का तो एक ही उद्देश्य था कि जब कभी क्रांति होगी तो अंग्रेजों को क्या किया जाएगा, इससे समझ गए आप लोग? ये हुआ। नेक्स्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा की जो उम्र थी 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई। लिटन ने क्या किया कि मांग उठने लगा था कि भारतीयों को भी इसमें बिना भेदभाव को 20% दिया जाए आरक्षण। तो इसलिए क्या किया लिटन ने, क्या किया कि भारतीय मेरे समान बैठेंगे। इन लोगों का कहना था कि भारतीय जो हैं वो काले हैं, वो टॉयलेट क्लीनर हैं। ठीक है, मतलब इतना हे दृष्टि से भारतीयों को ये लोग देखते थे। इसीलिए इसने क्या किया कि सिविल सेवा की जो परीक्षा की जो उम्र सीमा थी 21 से घटा के 19 कर दिया गया। अगर 19 इसलिए कर दिया कि अब इतनी कम उम्र में कोई कैसे ICS पास कर सकता था। ये सारी पॉइंट थी। एक और पॉइंट है कि आपके जो लिटन थे ये साहित्य में कविता वगैरह लिखते थे, जिसको वो कविता में किस नाम से लिखते थे, तो ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखते, इसलिए इसको साहित्य जगत का ओवन मेरेडिथ भी कहा जाता है। इसके बाद लिटन के बाद आता है रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 था। तो प्रथम कारखाना जो अधिनियम आया था, पहले आपको बताया था कारखाना अधिनियम के बारे में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था और इस कारखाना अधिनियम के तहत जो 7 साल से जो ऊपर के बच्चे थे उनके लिए 9 साल तक कार्य को दिया गया था। आप 9 घंटे तक कार्य कर सकते थे। ठीक है, और उससे कम उम्र के जो बच्चे थे, उससे कम उम्र के बच्चों के लिए क्या था, काम आप नहीं ले सकते थे। अब जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लिटन लाया था, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कौन कर रहा है, तो आया वो 78 में और रद्द कर रहा है 82 में। लाया लिटन और रद्द कर रहा है रिपन। ठीक है, दूसरा स्थानीय स्वशासन का जनक कहा था किसको, रिपन को। क्योंकि जो हम लोग जो ग्रामीण नगर निगम चुनाव जो हम लोग देखते हैं ग्रामीण स्तर पे, तो इसी के समय ये शुरुआत हुई थी। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के समय में, इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि नियमित जनगणना की शुरुआत की। नियमित जनगणना मैंने अभी आपको देखा, मेयो के कार्यकाल में 1872 में जनगणना की शुरुआत होती थी। लेकिन जब नियमित जनगणना की बात आएगी तो 1881 में आएंगे रिपन और ये नियमित जनगणना की शुरुआत की जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में आपका शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार। एक क्वेश्चन यहाँ और है कि इल्बर्ट बिल क्या होता है। इल्बर्ट बिल किसके समय आया था, तो ये रिपन के समय आया था, 1884 में आया था। और ये इल्बर्ट बिल जो था, इल्बर्ट बिल क्या था, देखिए इल्बर्ट बिल था कि जब भारतीय भी जज बन गए, ठीक है, जब भारतीय क्या किए, ब्रिटेन गए, लंदन गए और वहाँ पढ़ाई की उन्होंने, वहाँ वकालत किया, तो वो क्या हुआ, वो भी जज बन गए। वो जब जज बन गए तो अब ब्रिटिशर्स सोचने लगे कि ये जज, हम लोग जब ब्रिटिश जज जब फैसला करते थे भारतीयों के प्रति, तो क्या क्रूरतापूर्ण फैसला करते थे। अगर एक भारतीय और एक ब्रिटिश नागरिक दोनों सेम अपराध करते तो भारतीयों के लिए ज़्यादा दंड का प्रावधान था, जहाँ की ब्रिटिश नागरिक को कम दंड का प्रावधान था।
तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो उनको लगने लगा कि अब वो जज बन रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे, ब्रिटिश नागरिकों को ज़्यादा दंड देंगे। तो उन्होंने क्या किया, इल्बर्ट बिल लाया, इल्बर्ट बिल विवाद। अब ये इल्बर्ट बिल क्या था कि उनका कहना था कि कोई भी भारतीय जो है ब्रिटिश नागरिक का जो है ना कोई भी केस नहीं देखेगा। तो ये था इल्बर्ट बिल विवाद। हालांकि रिपन जो थे, रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि रिपन ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। तो इसीलिए नाइटिंगेल फ्लोरेंस जो थी, नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने क्या बोला था, भारत का उद्धारक बोला था। किसको, रिपन को। किसने बोला, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिविल सेवा की उम्र यथावत। मतलब क्या हुआ कि जो मैंने देखा लिटन के समय की जो उम्र सीमा थी सिविल सर्विसेज में जाने की, वो 21 से घटा के 19 कर दी गई। लेकिन जब रिपन आएंगे तो इन्होंने क्या किया कि जो सिविल सेवा की उम्र पहले 21 थी, तो 19 से बढ़ा के क्या की, फिर 21 कर दिए। तो आपने देखा कि लिटन और रिपन 1880 से 84 तक, और लिटन 1876 से 80 तक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अब डफरिन। देखिए डफरिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, बस इतना याद रखिएगा, हम लोग कांग्रेस में नहीं पढ़े हम लोग, कि डफरिन 1848 से लेकर के, सॉरी 1884 से लेकर 1888 तक था। और जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, डफरिन था। एक और क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी तब यहाँ का गवर्नर कौन था, तो आप याद रखिएगा डफरिन ही था। ठीक, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हम देखेंगे एल्गिन द्वितीय। अच्छा, एल्गिन द्वितीय क्या था कि एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल था 1894 से 99 तक। तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, ठीक है, कलकत्ता अधिनियम 1896 में पहली बार वंदे मातरम शब्द जो है गाया गया था। तो उस समय गवर्नर कौन था, तो एल्गिन एल्गिन द्वितीय था। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ याद रखिएगा ना कि इसका टाइम पीरियड, ये कब आया कब गया, तो इसके अंदर का कोई भी कार्य आप बना लीजिएगा। ठीक है, और एक घटना हुआ था प्लेग। प्लेग जो फैला था बम्बई में, तो प्लेग के वजह से क्या हुआ था कि प्लेग में जो भारतीय घरों में जो ब्रिटिशर्स से जांच के नाम पे जाते थे, वो हमारे भारतीय माताओं बहनों का क्या किए थे, शोषण किए और रेप कर रहे थे बहुत। ठीक है, तो इसके लिए चापेकर बंधु जो थे बहुत ही क्रोधित हुआ और क्या किए, जो प्लेग कमिश्नर था मिस्टर रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी। किसने की थी हत्या, चापेकर बंधु ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वायसराय करजन। करजन देखिए 1899 में आएगा और 1905 तक ही यहाँ पर रहेगा। देखिए करजन जो था एक योग्य और कुशल प्रशासक था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा और लोकप्रिय वायसराय हुआ। क्यों हुआ, आइए देखते हैं। 1902 में घटना घटती है, एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है टॉमस रेले की अध्यक्षता में। ठीक है, टॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या किया जाता है कि एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, और फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में, करजन के समय में, और एक विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना था, वो टॉमस रेले की अध्यक्षता में करजन के समय में। हमने अभी देखा था स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल से था, तो यह एक और आयोग हम पढ़ेंगे आपका अकाल आयोग, करजन के समय में जो बना था मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905। देखिए बंगाल विभाजन, आखिर ब्रिटिशर्स को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि बंगाल का उसने विभाजन कर दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के ओर से तर्क था कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रांत है और जिसमें प्रशासन को हम सुचारू रूप से
चला नहीं पा रहे हैं, तो हम पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के आधार पर उसको क्या किया, विभाजित कर दिया। हालांकि ये जो विभाजन था ये बस उन लोगों को दिखाने का था कि हमने प्रशासन की सुविधा से किया। उसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। उनका उद्देश्य था कि मुसलमान भाइयों को अलग करना और हिंदू भाइयों को अलग कर देना, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े दोनों को लड़ाया जा सके। तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य ही यही था। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल विभाजन करने के बाद पूर्वी जो हिस्सा था, वो मुसलमानों के, क्योंकि एक और मुसलमान थे और एक और हिंदू थे, तो दोनों को दो और डिवाइड कर दिया। अब क्या करता था वो कि हिंदू के मंदिरों में गौमांस फेंकवा देता था किसी मुसलमान को चढ़ा करके, और फिर उसके मस्जिद में इधर से सूअर का मांस फेंकवा देता था। ये ब्रिटिशर्स खुद कर रहे थे और नाम लगा रहे थे कि भारतीय से, ये हिंदू कर रहा है तो कभी मुसलमान कर रहा है। तो ये बंगाल विभाजन में उन्होंने क्या, फूट डालो और शासन करो। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो घोषणा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19 जुलाई 1905 को शिमला से घोषणा हुआ था, ठीक है, लेकिन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। याद रखिएगा कि ये घोषणा जो हुआ था 19 जुलाई को और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। जुलाई, सितंबर, अगस्त, तो 7 अगस्त को एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी होती है। 7 अगस्त को, यहाँ हम नहीं लिखे हैं, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हो जाती है। और 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन होता है तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे हम लोग उस दिन रक्षाबंधन भी मनाते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे आपका स्वतंत्र भारत, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को बढ़िया से देखेंगे। अभी तो हम लोग गवर्नर देख रहे हैं, तो इसको हल्का हल्का देखते जा रहे हैं। 1905 हो गया, राष्ट्रीय शोक दिवस हो गया, और फिर इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। और 1912 में क्या हुआ कि जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली ले गई गई। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप सभी को। तो अभी कुछ गवर्नर वायसराय बचे हुए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियोज में है उसको अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। जय हिंद दोस्तों।